सो टुडे टॉपिक इज बिल ऑफ मटेरियल। इसको हम BOM भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग फीचर भी बोलते हैं। कि टैली के अंदर अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा है, अगर आपकी एक प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी में, तो आप कैसे अपने इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, प्रोडक्शन यूनिट को मेंटेन करते हो टैली के अंदर, वो प्रोसीजर हम अभी आज जो है सीख रहे हैं। तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। लाइक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर आपकी कंपनी लैपटॉप, कंप्यूटर या अनदर कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, तो कंपनी सारे डिस्क्राइब करती है कि क्या इस कंप्यूटर या लैपटॉप को बनाने के लिए किस चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। वो हम जो है अपने इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी। तो बात कर रहा था मैं मैन्युफैक्चरिंग और बिल ऑफ मटेरियल टॉपिक की। बिल ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंपनी किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको किस तरीके से आप इसमें सेटल करेंगे, उसमें क्या-क्या एंट्रीज़ होंगी, वो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और अगर जैसे एक एग्जांपल ले रहे थे हम कि अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप बनाते हैं, तो कंप्यूटर या लैपटॉप बनाने में किस चीज़ की कितनी-कितनी ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को सेटअप करना और फिर मैन्युफैक्चरिंग करना मल्टीपल प्रोडक्ट्स की। बिल ऑफ मटेरियल है और उसके साथ-साथ प्राइमरी आइटम का मीन्स एक आइटम हमें कितने रुपए की पड़ी, उसकी क्या कॉस्ट हमें लगी उस आइटम को बनाने में, विद लेबर चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी को कंबाइंड करके टोटल एक प्रोडक्ट कितने रुपए का रेडी हुआ, उसकी क्या कॉस्ट में आई बनाने में, उस चीज़ को चेक करना भी हमारे लिए बिल ऑफ मटेरियल है। तो बिल ऑफ मटेरियल का जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है बेसिकली वो यही होता है बिल ऑफ मटेरियल का, कि प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना प्रोडक्ट्स की, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, और उसके साथ-साथ एक प्रोडक्ट का उसका देखना कि एक प्रोडक्ट कितने रुपए में रेडी हो रहा है। देन फिर कंपनी और मैनेजमेंट और सेल्स टीम डिस्कस करेगी कि कितने रुपए इसमें प्रॉफिट ऐड करके आपको सेल करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम जो काम सीख रहे हैं वो टैली में उस फीचर को, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं? बिल ऑफ मटेरियल। और उसको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। यस सर। सर ओके। एक बार फिर से समझा दो। क्या हुआ, आवाज कट गई थी क्या? हाँ जी सर। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, और कि एक प्रोडक्ट कितने रुपए का पड़ा वो निकालना है, और मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, तो हम यूज करते हैं इसका बिल ऑफ मटेरियल का। तो बिल ऑफ मटेरियल का जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, वो समझ लो। तो बिल ऑफ मटेरियल में हमें सबसे पहले ये चीज सेटअप करनी है कि हमें क्या चीज मैन्युफैक्चर करनी है, और उस आइटम को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस चीज की कितनी जरूरत पड़ती है, ये चीज हमें इसके अंदर सेटअप करनी है।
और सारा रॉ मटेरियल क्रिएट करके रखना है। मीन्स कि जो आइटम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होती हैं, कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज होती हैं, एज ए स्टॉक आइटम आप उसके अंदर बनाकर रखोगे। मतलब कि उसमें आइटम का नाम क्रिएट करके रखोगे। तो दो चीजें मेनली अभी मैं यहाँ पर पहले स्टेप में बनाने जा रहा हूँ कि पहले तो आपको वो सारा रॉ मटेरियल के नाम, वो रॉ मटेरियल के आइटम के नेम यहाँ पर क्रिएट करके रखने हैं, एज ए स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखने हैं कि एक आइटम कंप्यूटर को बनाने के लिए किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एज ए स्टॉक आइटम नेम आपको यहाँ पर क्रिएट करके रखने हैं। फिर इसी में ही आपको एक दूसरा पॉइंट भी बनाना है कि जो मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसका नाम भी यहाँ पर आप क्रिएट करके रखोगे। तभी आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है कि पहले स्टेप में कि आप रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहे हो और रॉ मटेरियल का नाम क्रिएट कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट का नाम क्रिएट कर रहे हो जो आपका मेन। तो कैसे ये काम होगा पहले उसका सेटल कर लेते हैं। तो क्रिएट में जाते हैं और हम यहाँ पर स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। तो वो सारा रॉ मटेरियल जो एक कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज होता है, जो कंपोनेंट एक कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज होते हैं, वो सारे कंपोनेंट मैं यहाँ पर पहले क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ, उसका सेटअप करूँ, तो मैं यहाँ पर उसको बता पाऊँ कि क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे यूज होती है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम बना रहे हैं, कंप्यूटर को बनाने के लिए मैंने कहा कि एक सीपीयू की नीड होती है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू कंपनी बना लेता हूँ जिसमें चीज़ें समझ में आ जाएँ प्रॉपर, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें क्रिएटेड होंगी तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं हम, तो बेटर है कि न्यू कंपनी के अंदर ही काम कर लें। ये बार-बार कौन डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर आ रहा है? बेटा एक ही जगह रहो, क्या हो गया है? यस, तो पहला स्टेप हम कर रहे थे कि रॉ मटेरियल का नाम क्रिएट कर लेते हैं सब। स्टॉक आइटम के अंदर आता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीपीयू बनाया, यूनिट के सामने पीसीज़ डाल दी और सेव किया इसे। बस ये 2 चीज़ें मेनली अभी आपको रॉ मटेरियल बनाते टाइम ध्यान रखनी है। एक तो नाम परफेक्ट होना चाहिए, एक यूनिट परफेक्ट होनी चाहिए। तो सेव कर देना है इसे, अनदर डिटेल अभी कुछ भी आपको पुट नहीं करनी है। नेक्स्ट है सीपीयू के बाद रैम, सेव किया, हार्ड डिस्क, सेव किया, मदरबोर्ड, इसे सेव किया एंड नेक्स्ट लिया हमने यहाँ पर सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम ये सब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क भी हो गई, कीबोर्ड, माउस और उसके बाद माउस के बाद आता है आपका एलईडी। अब जैसे अभी ये हमने स्टेप 1 का पॉइंट 1 कंप्लीट किया है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं, वो सब यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। अब बात करते हैं स्टेप 1 के सेकंड पॉइंट के अंदर कि अब हमें यहाँ मेन प्रोडक्ट भी बनाना है, जिसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उसका नाम बनाकर रखना है और उसके अंदर सेटअप करके रखना है कि इस कंप्यूटर को बनाने के लिए किस-किस चीज़ की कितनी-कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो सेटिंग हमें यहीं पर देनी है। तो ये जो स्टेप मैं अभी कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। तो अब यहाँ मैं मेन कंप्यूटर जो है बना रहा हूँ और यहाँ पर पीसेस दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस मेन प्रोडक्ट को बनाते टाइम आपको सेटअप यही करना होता है कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए
किस चीज की कितनी जरूरत पड़ने वाली है, तो इस चीज को सेटअप करने के लिए यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा F12 के थ्रू, और उस ऑप्शन को हम यस करेंगे। तो F12 प्रेस करो, और इसके अंदर अब आपको यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शंस पहले यस करने होंगे, और इसके अंदर एक बिल ऑफ मटेरियल के नाम से फीचर आपको मिलने वाला है, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। इस ऑप्शन के थ्रू हम ये कर पाएंगे कि जो आपका मेन कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में हम सेटअप कर पाएंगे, उसमें लिस्ट दे पाएंगे कि इस कंप्यूटर को बनाने के लिए किस चीज की कितनी कितनी जरूरत होती है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को मैं यस कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। ये F12 के थ्रू मैंने ओपन किया था, ये ध्यान रखना। तो अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, जो कि पहले नहीं था। तो सिर्फ याद रखना ऑलवेज कि रॉ मटेरियल बनाते टाइम इस ऑप्शन को यस नहीं करना, बट कंप्यूटर बनाते टाइम इस ऑप्शन को यस करना है। तो पहले तो F12 से उसको एक्टिवेट कर दो, वो फीचर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब इस फीचर को यहाँ पर यस करो और सेटअप करो। क्या कि इसको यस किया, एंटर किया, यहाँ पर नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल का नाम आपने देना है कि जो प्रोसीजर आप कर रहे हो उस प्रोसेस का नाम क्या है। उस कंप्यूटर जो आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस का नाम क्या है। तो समथिंग कोई भी नाम यहाँ पर आप डाल सकते हो, जिससे आपको ये याद रहे कि इस बिल ऑफ मटेरियल से आप कौन सा कंप्यूटर बना रहे हो। तो समथिंग मैंने डेल का कहा कि मैं डेल कंप्यूटर का यहाँ काम कर रहा हूँ। समथिंग कोई भी नाम, जरूरी नहीं है कि कंपनी का नाम हो। कंप्यूटर प्रोसेस 1 भी लिख सकता था मैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, समथिंग बिल ऑफ मटेरियल का कोई भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे आपको चीजें याद रहें कि जो आपने ये कंप्यूटर बनाया है, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बना है। दैट्स इट। इसका आगे कोई यूज़ तो नहीं है फिलहाल, बट नाम आपको ज़रूर देना पड़ेगा कि कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मल्टीपल टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसीलिए हमको इस कंप्यूटर का कि कौन-सा कंप्यूटर उसका नाम दे देंगे, तो आगे भी हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने डेल कंप्यूटर इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पर मुझे सेटअप करना है कि मैं एक यूनिट की इन्फॉर्मेशन नीचे पुट अप कर रहा हूँ कि कौन-कौन सी स्टॉक आइटम है, कौन-कौन सी क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर आप मेंशन करेंगे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 में आपने एंटर किया, मतलब 1 डाला। 1 इसलिए डाला कि नीचे जो आप सेटिंग कर रहे हो, वो एक कंप्यूटर के लिए कर रहे हो कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए किस चीज़ की कितनी-कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो नीचे बता रही हो। तो इसलिए ये जो 1 आपने डाला है, ये इसलिए डाला है कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए किस चीज़ की कितनी-कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो आप नीचे सेटअप करोगे। तो जो नीचे डिटेल डाल रहे हो, वो एक कंप्यूटर के लिए है, इसलिए आपने यहाँ पर 1 डाला है। तो आप यहाँ पर स्टॉक आइटम सारी 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लो कि आपने सीपीयू सेलेक्ट किया कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए एक सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, तो 1-1 आप खुद से यहाँ डाल दो। एक कीबोर्ड की नीड होती है, एक एलईडी की नीड होती है, एक मदरबोर्ड की, एक माउस की, और रैम के लिए मैंने 2 पीस डाला। तो ये 7 आइटम है टोटल। इन 7 आइटम की जितनी-जितनी ज़रूरत होती है एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डाली और इसको लास्ट तक एंटर करके सेव कर दिया। तो मैं एंटर एंटर ही कर रहा हूँ। अनदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अभी पुट नहीं करनी है। जैसे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वैसे-वैसे इसको एंटर कर दो। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पुट अप करनी होंगी, और जैसे ही अभी इन्फॉर्मेशन आपने बनाई, जैसे रैम वाली इन्फॉर्मेशन आपने बनाई, मीन्स कंप्यूटर वाला, तो इस कंप्यूटर को बनाते टाइम याद रखना स्टूडेंट कि इस यस ऑप्शन को यस करना है, और ये सेटिंग यहाँ पर ज़रूर करनी है। अगर आपने ये सेटिंग यहाँ पर नहीं की, तो मतलब आपकी कहीं न कहीं गलतियाँ होने वाली हैं। तो ये आपने यहाँ पे कहीं न कहीं गलतियाँ क्या, आपका कुछ काम ही नहीं होने वाला अगर ये सेटअप आपने नहीं किया तो। तो इसलिए इसको यस करना ज़रूरी है और इसके अंदर ये सेटअप करना ज़रूरी है। देन इसको सेव कर दें। तो ये स्टेप नंबर 1 हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इसके अंदर अनदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो है पुट अप नहीं करनी है। सेकंड स्टेप है बेटा कि अब हमें
एक वाउचर क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, जिस वाउचर का यूज हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कर पाए। अभी तक हमारा ऐसा कोई वाउचर है नहीं जिसके थ्रू हम अपने वाउचर को जिस वाउचर का यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें एक वाउचर क्रिएट करना होता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही क्रिएट करना होता है, या बिल ऑफ मटेरियल के नाम से क्रिएट करना होता है, या जिस नाम से भी आप प्रोडक्शन यूनिट के नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, उसके नाम से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा वाउचर टाइप। जैसे ही आप बाहर यहाँ पर क्रिएट के अंदर जाते हो ना, इसके अंदर एक वाउचर टाइप का ऑप्शन होता है। तो ये सेकंड स्टेप है। इस सेकंड स्टेप में आपको वाउचर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। तो वाउचर टाइप में आते ही यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग के नाम से वाउचर यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर याद रखना कि सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आप स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करें। तो स्टॉक जर्नल एक ऐसा ऑप्शन है बेसिकली मतलब स्टॉक जर्नल एक ऐसा वाउचर है जिस वाउचर का यूज आप स्टॉक की कस्टमाइजेशन के लिए कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की Alt+F7 रहती है। तो जब आप वाउचर्स में जाओगे, वहां Alt+F7 प्रेस करोगे, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने स्टॉक जर्नल में काम करना है या मैन्युफैक्चरिंग में। तो जब वहां पर जाएंगे तो इस बात को अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा, समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी जो बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, इस मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को बनाने के लिए आपको ऑलवेज पुटअप करना होता है स्टॉक जर्नल वाउचर। तो सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को भी यस करना है, ताकि इस वाउचर का यूज हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर पाए। तो इसीलिए इस ऑप्शन का यूज करना जरूरी है, यस करना जरूरी है। तो 3 सेटिंग मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सबसे पहले नाम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर होना चाहिए स्टॉक जर्नल, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन यस होना चाहिए। तो ये 3 सेटिंग करके आप इसे सेव कर दें। अनदर कोई सेटिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी। तो ये स्टेप्स 2 तक कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप आता है। तो इसको बैक करते हैं पहले। तो स्टेप थर्ड के अंदर बेसिकली आपका क्या रहेगा कि आपके पास सपोज 50 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर आता है। तो आपके पास तो 50 कंप्यूटर बनाने का सामान ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो पहले क्या करना होगा कि 50 कंप्यूटर अगर आपको बनाकर बेचने हैं, तो 50 कंप्यूटर के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उस रॉ मटेरियल को वेंडर से, मार्केट से, कंपनी से खरीदना होगा, तब जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो अब थर्ड स्टेप यही है कि परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेंडर, फ्रॉम द एनी पार्टी। तो अब जो भी आप खरीद रहे हो उसकी एंट्री ऑलवेज आप वाउचर में डालोगे। तो वाउचर्स के अंदर आकर F9 प्रेस करते हो, तो थर्ड स्टेप है कि जो जो चीजें आप खरीद रहे हो, जितनी जितनी खरीद रहे हो, यहाँ पर आकर जिस जिस कंपनी से खरीद रहे हो, यहाँ पर आकर डाल दो। तो थर्ड स्टेप है परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनी कंपनी। तो जितना भी रिक्वायर्ड है आपको, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है उतनी ही आप मेंशन करोगे। रिक्वायर्ड होने का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जितनी आपको रिक्वायर्ड होंगी उतनी ही आप यहाँ पर मेंशन करोगे। लाइक 50 कंप्यूटर बनाने हैं आपको, तो आप 50 कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, 100 के लिए खरीद रहे हो, 70 के लिए खरीद रहे हो, तो वो यहाँ पर आप डालोगे जितने के लिए भी आपने खरीदा है माल। तो यहाँ पर कैश में खरीद रहा हूँ या किसी पार्टी से खरीद रहा हूँ, तो ओल्ड सी से उस पार्टी का नाम मैं बना सकता हूँ। तो मैं फिलहाल कैश ही डाल रहा हूँ। और परचेज लेजर के सामने परचेज अकाउंट बनता है, तो ओल्ड सी से परचेज अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर, और इसको परचेज अकाउंट में ही डालेंगे और इसे सेव कर देंगे। और इसके बाद इसके बाद यहाँ पर सारी आइटम्स एंटर करते हैं कि क्या क्या आइटम आप खरीद रहे हो। मैंने कहा कि एक सीपीयू खरीद रहा हूँ। कंप्यूटर तो हम बनाएंगे ही ना, तो कंप्यूटर को तो खरीदने का मतलब ही नहीं बनता ना। तो इसलिए सीपीयू सीपीयू खरीद रहा हूँ। मैंने कहा 50 सीपीयू खरीद रहा हूँ मैं। और एक सीपीयू जो है वो आपका 6500 रुपीज का है सपोज। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ खरीदा हार्ड डिस्क, और 50 हार्ड डिस्क खरीदी। एक हार्ड डिस्क मैंने कहा कि 5500 रुपीज की है। और नेक्स्ट मैंने खरीदा यहाँ पर कीबोर्ड, 50 कीबोर्ड खरीदे। एक कीबोर्ड 500 रुपए का दिखा है, लगाया है यहाँ पे। और एलईडी खरीदी, 50 एलईडी खरीदी मैंने यहाँ पर। एक एलईडी 7000 रुपए की। और नेक्स्ट अब लिया है यहाँ पर मैंने एलईडी के बाद मदरबोर्ड, 50 मदरबोर्ड लिए मैंने।
और एक मदरबोर्ड जो है वो आपका 4000 रुपए का है। नेक्स्ट वन, माउस खरीदे मैंने 50, एक माउस 300 रुपए का है। और नेक्स्ट रैम खरीदी अब मैंने, तो रैम तो एक कंप्यूटर के लिए 2 लगती है, तो मैंने 100 खरीद ली और एक रैम 1200 रुपए की रखी। देन इसको सेव कर दिया। तो ऐसे रॉ मटेरियल आपको पहले खरीद के रखना होगा। फिर ये रॉ मटेरियल आपके पास होगा तभी तो आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अब आपके पास माल ही नहीं है तो आप बना कैसे पाएंगे, प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये थर्ड स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत जरूरी है। देन इसे मीन्स प्रोडक्ट को खरीदना बहुत जरूरी है, परचेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। आपके ऑब्वियसली नेगेटिव चले जाएंगे बैलेंसेस। तो इसलिए ये रॉ मटेरियल आपके पास होगा तभी आपका डिटेल आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो पाएगा। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? यस सर। यस सर। आप सब अपनी क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करिए फटाफट। फोर्थ स्टेप है अब यहाँ पर कि अब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। सपोज आपके पास 50 पीस का, 30 पीस का, 20 पीस का, 40 पीस का ऑर्डर आया है। तो अब आपको प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करना है। तो प्रोडक्ट अब मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा वो आप सभी देखिएगा। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाया है। तो उस वाउचर को ओपन करने के लिए आप वाउचर्स में जाते हैं और वाउचर को आपने स्टॉक जर्नल में डाला था। तो स्टॉक जर्नल एक उसका ग्रुप वाउचर है। तो जैसे ही आप स्टॉक जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो कि Alt + F7 होती है, तो Alt + F7 प्रेस करते ही आपसे वो पूछेगा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में काम करना है या स्टॉक जर्नल में। तो जैसे Alt F7 प्रेस करते हैं तो आपसे 2 वाउचर पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है या स्टॉक जर्नल। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस वाउचर का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आपसे नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है। मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर क्रिएट करना है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने हैं। तो जैसे इस कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे देखो यहाँ पर सभी के सामने 50-50 और ये आइटम्स लिखे हुए आ रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस, बट कंप्यूटर के सामने कोई बैलेंस नहीं है। ऑब्वियसली अभी कंप्यूटर तो बने ही नहीं है, ना ही खरीदे हैं, ना ही कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है, तो कंप्यूटर के सामने तो जीरो ही रहेगा ना। तो इसलिए कंप्यूटर को आपने सेलेक्ट किया। तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करते ही उसके बिल ऑफ मटेरियल का नाम अपने आप आ गया। अब यहाँ क्वांटिटी पुट करोगे आप तो ऑटोमेटिकली इनके सामने ये जो लिस्ट अपने आप नीचे आई है कंपोनेंट्स की, उनके सामने क्वांटिटी एंड रेट्स अपने आप आ जाएंगे। तो रेट कौन से उठाएगा? परचेज वाले। तो क्वांटिटी मैं यहाँ डालूंगा एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, मीन्स की मैं अभी यहाँ पर सपोज डाल रहा हूँ 20 पीसेस डाल रहा हूँ कि मेरे को 20 कंप्यूटर बनाने हैं। तो अपने आप ये उठा लेगा कि एक 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए किस चीज की कितनी कितनी जरूरत पड़ती है, क्वांटिटी में अपने आप उठाएगा, रेट भी अपने आप उठाएगा क्योंकि परचेज वाला रेट अपने आप उठा लेगा। तो जैसे 20 पुट करते हो आप, एंटर करते हो, तो यहाँ पर देख रहे हो जिस चीज की जितनी जरूरत पड़ती है 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए, अब आपको यहाँ नीचे शो कर रहा है कि इस चीज की इतनी इतनी जरूरत पड़ती है। बट रैम के सामने 40 रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए दो दो रैम लगती है, तो इसलिए 40 पीसेस यहाँ पर इसने 20 कंप्यूटर के लिए लिए हैं। तो अब यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट रेडी हो गए हैं, मींस कि 20 कंप्यूटर, अगर मैं इसको एज इट इज सेव कर दूं, आगे कुछ भी अपडेट ना करूं, कुछ भी अनदर चीजें और ना डालूं, तो मेरे 20 कंप्यूटर बनकर रेडी हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मुझे ये जो मैं अब आपको एक और पॉइंट ऐड ऑन करवा रहा हूँ, ये एडिशनल पॉइंट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें ही डिपेंड करती हैं। यहाँ पर आपको मेंशन करना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, कि इन 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए लेबर चार्जेस या वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, असेंबलिंग चार्जेस, ये सब चीजें लगी होंगी। तो अगर इस 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी या एडिशनल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, तो आप वो यहाँ पर डालोगे अगर 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए लगे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो डायरेक्टली सेव कर दो, आपके 20 कंप्यूटर बनकर रेडी हो जाएंगे। बट अगर आप क्या देखना चाहते हो कि बिफोर एडिशनल चार्जेस,
अगर आप ये देखना चाहते हो कि बिफोर एडिशनल चार्जेस आपका एक कंप्यूटर कितने रुपए का पड़ा, वो देखने के लिए आप इसी में ही लास्ट में एक चीज देख पा रहे होंगे, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। लास्ट में देखो यहाँ पर एक चीज है आपके पास कि टोटल आपको शो कर रहा है 5,24,000 रुपए, बट इसी के नीचे प्राइमरी आइटम का एक यहाँ पर अमाउंट है 26,200 रुपए। तो 20 कंप्यूटर तो 5,24,000 के हैं, बट एक कंप्यूटर जो है बिफोर एडिशनल चार्जेस 26,200 रुपए का है। बट अगर मैं इधर एडिशनल चार्जेस पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर वो 26,200 में उन एडिशनल चार्जेस को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। मीन्स कि वो टोटल में 5,24,000 में उसको ऐड करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके एक आइटम की जो प्राइस है उन एडिशनल कॉस्ट को ऐड करके अपने आप निकाल देगा। वो ऑटोमेटिकली डिवाइड इसको कर देगा 20 से, हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने रुपए भी मैं डाल रहा हूँ, कि मैंने कहा कि 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस 12,000 रुपए लगे हैं, तो टोटल 12,000 रुपए 20 कंप्यूटर के लिए लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस 26,200 के अंदर एक कंप्यूटर के हिसाब से ऐड हो जाएंगे, अपने आप वो चीज को डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए ध्यान से कि अब मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस बना रहा हूँ, तो ओल्ड सी से इंस्टॉलेशन चार्जेस बनाता हूँ। और इसको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में पुट करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपने चूज किया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो वो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज, आपने परसेंटेज नहीं डालनी, आपने डायरेक्ट अमाउंट डालनी है। तो आप एक और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ डायरेक्ट अमाउंट डाल सकते हो। बट इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब होता है कि इस 5,24,000 का 10%, 5%, 15%, 20% इंस्टॉलेशन चार्जेस में गया है। तो अगर परसेंटेज पे डालना है तो आप परसेंटेज डाल दो कि इस 5,24,000 का 10% इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 10% निकाल देगा। बट आप कहते हो नहीं जी परसेंटेज में नहीं लगे, सीधे सीधे 12,000 रुपए लगे हैं 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए, तो अब इंस्टॉलेशन चार्जेस के सामने आपने 12,000 रुपए यहाँ पर जो है पुट कर दिए। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का और या और कोई जो भी लगे हैं वो एक एक करके बना लेते हैं। तो ओल्ड सी से इलेक्ट्रिसिटी का बना लेते हैं और इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। अब यहाँ पर भी टोटल में डाल रहा हूँ कि 5,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के लगे हैं 20 कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर नीचे आप देखिएगा कि पहले 26,200 रुपए आपको शो कर रहा था, बट अब ये जो इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं, तो 27,050 रुपए वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। पहले आपको 5,24,000 शो कर रहा था, 5,41,000 शो कर रहा है, और उसको डिवाइड बाय इसने 20 कर दिया, तो एक कंप्यूटर का प्राइस विद एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ गया। बस अब इस एंट्री को यहाँ पर अगर मैं सेव कर दूंगा तो मेरे 20 कंप्यूटर बनकर रेडी, और एक कंप्यूटर 27,050 रुपए का है, और अब यहाँ पर उसको 30,000 रुपए का, 32,000 का, 35,000 का, जितने का भी बेचना मार्केट में, अब आप उसे बेच सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की कि अब आपको सेल करना है। तो सिंपल सी बात है, आप सेल करिए। तो सेल करने के लिए आप वाउचर के अंदर ही F8 प्रेस करते हैं। कैश में सेल कर रहे हो या किसी कंपनी को, तो आप दे दीजिए जिसको भी सेल कर रहे हैं। सेल लेजर के सामने सेल्स अकाउंट बना दो। तो इसके अंदर मैं सेल्स अकाउंट बना दे रहा हूं, और यहां पर अब कंप्यूटर सेलेक्ट कर और क्वांटिटी में डाल रहा हूं आपका, बेसिकली क्वांटिटी में मेंशन कर रहा हूं 20 पीसेस। एंटर किया, एक का रेट मैंने डाला 32,000 रुपए, 27,000 समथिंग का बना था, बट 32,000 रुपए का कर रहा हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये आपका डन। और अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको देखनी है कि कितने का माल खरीदा था, कितने का बेचा, उसका क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है, आपका ग्रोस प्रॉफिट आपका क्या कहता है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपने परचेज तो किया था माल 13,010 रुपए का, सॉरी 13,10,000 रुपए का, और उसके बाद सेल कर दिया आपने 6,40,000 रुपए का। और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने 20 कंप्यूटर थे ना आपके, अब आपका ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा है, ग्रोस प्रॉफिट आपका शो कर रहा है 1,16,000 रुपए। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप निकालेगा ग्रोस प्रॉफिट। और क्लोजिंग स्टॉक भी आपका यहाँ दिखा रहा है कि आपने इतने का माल खरीदा था क्योंकि 50 कंप्यूटर के हिसाब से खरीदा था, बट आपने 20 कंप्यूटर ही बनाए और 20 कंप्यूटर बेच दिए। और अब आपको जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ वो 1,16,000 रुपए का हुआ। बाकी अभी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 7,86,000 रुपए का, मतलब 30 कंप्यूटर का लगभग आपके पास पड़ा होगा, जो कि आप आगे यूज अपने नेक्स्ट और कंप्यूटर बनाने के लिए कर सकते हो। तो ये ग्रोस प्रॉफिट देखने का पॉइंट था। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मींस आप स्टॉक आइटम को देखना चाहते हो कि कितने कंप्यूटर बनाए, कितने बेचे, उस रिपोर्ट को निकालना चाहते हो। तो उसके लिए आप जाते हो इन्वेंटरी बुक में, इन्वेंटरी बुक के अंदर स्टॉक आइटम, इसके अंदर उस आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट करो जिस आइटम की रिपोर्ट आपको निकालनी है, कंप्यूटर। तो आपको यहाँ शो कर रहा है कि आपके पास अप्रैल महीने में 20 जो कंप्यूटर थे वो इनवर्ड हुए थे। इनवर्ड कैसे हुए थे वो अगर आपको देखना है तो एंटर करो। तो आपको दिखा रहा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग किए थे 20 कंप्यूटर और 20 कंप्यूटर आपने सेल कर दिए। तो अभी आपके पास कोई भी कंप्यूटर नहीं बचा हुआ, जीरो है, क्योंकि 20 बनाए थे 20 के 20 ही बेच दिए। तो कोई कंप्यूटर भी आपके पास available नहीं। तो ये था आपका प्रोसेस किसका, मैन्युफैक्चरिंग का और बिल ऑफ मटेरियल का, जिसके थ्रू आप कंप्लीटली यहाँ पर इसका ओवरव्यू देख सकते हो और इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो इतना ही काम, इतने ही स्टेप्स आपके थे बिल ऑफ मटेरियल के, मैन्युफैक्चरिंग के। तो इन स्टेप्स को, इन ऑप्शंस को आपने अच्छे से आज करना है, और जो भी डाउट हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना है। राइट स्टूडेंट, गॉट इट है सभी को? सर सर स्टॉक जर्नल में हम मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, डायरेक्ट स्टॉक जर्नल में क्यों नहीं वर्क करते? स्टॉक जर्नल के अंदर कुछ और फीचर्स आते हैं, गोडाउन को ट्रांसफर करने का या माल को कस्टमाइज करने का। तो वो आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे, तो उसमें मैं स्टॉक जर्नल का यूज आपको बताऊंगा। ठीक है सर। और सर टैली में कंपनी को शट कैसे करते हैं? टैली में कंपनी को शट कैसे करते हैं? कंट्रोल F3 से। ठीक है सर। और कोई स्टूडेंट डाउट तो पूछिए बेटा।